गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको कौन सा पढ़ा रही थी? सिविक्स का चैप्टर पर ऑन इक्वेलिटी। ऑन इक्वेलिटी का 3 जो है आपको मैंने वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो में मैंने जो बताया है शुरू में कि पहले यही बताया था कि व्हाट इज इक्वेलिटी। उसके बाद मैंने आपको इसका कई जो है स्टोरी के थ्रू इस इक्वेलिटी की परिभाषा को इसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझाया है। और 3 स्टोरी इसके लिए मैंने आपको बताया था। पहला कांता का बताया था, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कांता के बारे में बताया था कि किस तरह से इक्वेलिटी और अनइक्वेलिटी वो जो है फेस करती है। पहले तो किस में जाती है? वोटिंग लाइन में खड़ी होती है, तो वहाँ पे वो देखती है कि उसके लाइन में एक हाउस वाइफ और मेड से लेकर जो इंजीनियर, डॉक्टर सब एक ही लाइन में खड़े हैं। यहाँ तक कि जिसके घर में वो काम करती है वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। तो ये सब देख के उसको लगता है हाँ सही बात है, यानी यहाँ पे इक्वेलिटी है, किसी को अलग अलग नहीं है, हम सब एक लाइन में खड़े हैं। तो इसमें ये महसूस करती है इक्वेलिटी का। नाउ नेक्स्ट फिर जब वो अपनी लड़की को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ देखती है कि खाली जो है उसके जैसे गरीब लोग ही उसी लाइन में खड़े हैं, कोई अच्छे अमीर लोग और पैसे वाले रिच लोग उसमें नहीं खड़े हैं। तब उनको लगता है कि हाँ ये तो सही बात है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन में खड़े होकर लेते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो इस लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते, बल्कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना पैसा देके काम करवा लेते हैं। तब इसके मन में क्या भावना आ जाती है? अनइक्वेलिटी, कि यहाँ पर ही अनइक्वेलिटी है, कि किस तरह से भेद है। उसके बाद मैंने आपको दूसरी कहानी बताई थी, किसके बारे में? एक दूसरी कहानी थी आपका जिसके बारे में बताया था क्या? वाल्मीकि। आपको बताए थे, मैंने दूसरी कहानी बताई थी आपको, किसके बारे में बताई थी? ओम प्रकाश, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आपको दूसरी कहानी बताई थी कि उसको स्कूल में वो क्योंकि क्या था? दलित छात्र था, और उसने अपने बायोग्राफी में इसको लिखा है कि वो दलित छात्र था तो उसको स्कूल में सब बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, बल्कि उसको अलग पीछे बैठाया जाता था या दरी में नीचे, और उसके अतिरिक्त उसको पढ़ने कम दिया जाता था। दिन भर उसको स्कूल की सफाई, झाड़ू पोछा का काम उसको करवाते थे। तो इसमें क्या हुआ? जाति से रिलेटेड उसके साथ अनइक्वेलिटी की भावना आई है, ठीक है। यहाँ अनइक्वेलिटी, जब हर बच्चों को पढ़ाया जाता था उसको नहीं। फिर थर्ड स्टोरी मैंने आपको बताया था अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। इसमें क्या है? नाम, रिलीजन, ठीक है। जब उसने जाके अपना नाम अंसारी बताया तो उसने क्या कहा कि ये तो मोमडन है, इसके मतलब ये नॉन वेजिटेरियन है। तो उसने फट से क्या कहा कि हम नॉन वेजिटेरियन को मकान किराए पर नहीं देते हैं, जबकि वहीं पर वो देख रही थी कि और भी जो लोग हैं उसी अपार्टमेंट में उसको स्मेल आ रही थी फिश बनाने की। तो इसमें फिर उसने क्या देखा कि नाम सुनकर ही इन्होंने बस कह दिया कि हम नॉन वेजिटेरियन को नहीं देते। तो फिर प्रॉपर्टी डीलर ने उसको क्या सुझाया कि आप अपना नाम चेंज कर दीजिए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर दीजिए। तो ये उसके डिग्निटी को कबूल नहीं था कि वो अपना नाम बदलकर क्यों मकान ले, वो जो है सो रहेगा, क्यों वो अपना नाम चेंज करे। और फिर उसने कोई दूसरा ले लिया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि कैसे कैसे अनइक्वेलिटी को फेस करते हैं लोग, जबकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे ये सब बात नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सब एक हैं, जाति धर्म के नाम पर जो है हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सब हम आपको 3 वीडियो में बता चुके हैं। अब आज हमारा ये लास्ट वीडियो है बेटा, इस चैप्टर का अंतिम वीडियो, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे आज? इश्यूज ऑफ द इक्वेलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, है ना। अदर डेमोक्रेसीज में क्या इशू है, क्या इस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या इक्वेलिटी और अनइक्वेलिटी का क्या भेदभाव है, क्या इसके बारे में बता रहे हैं। इस टॉपिक को लेते हुए, और लास्ट में एक टॉपिक है चैलेंज ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। ये दोनों को देखते हुए हम जो है आज अपना चैप्टर यहाँ पे अंत करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए। पहला है आपका
इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। देखिए इसमें क्या है, यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कॉन्टिन्यूस टू एक्सिस्ट। कह रहे हैं आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, कि ये एक हालांकि अभी और भी कई देश ऐसे डेमोक्रेटिक हो गए हैं, लेकिन जब ये लिखी जा रही थी तब उस समय इंडिया ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन इन विच देयर इज इनइक्वालिटी। लेकिन डेमोक्रेटिक होने के बाद भी कहाँ पर यहाँ जो है इनइक्वालिटी की भावना होती है और कहाँ पे लोग जो है इक्वालिटी के लिए बराबर स्ट्रगल करते हैं, अपनी जगह को पाने के लिए वो किस तरह से स्ट्रगल करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which the communities struggle. अब देखिए ये सच है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है हमारे इस संसार में कई जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, कई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि द इशू ऑफ द क्वालिटी इन इक्वालिटी कॉन्टिन्यूस टू बी द की इशू। माने डेमोक्रेटिक में ये इक्वालिटी का जो इशू ये बराबर बना हुआ है, बनता रहा है और अभी तक बना हुआ है। किसका? इक्वालिटी का। कम्युनिटीज स्ट्रगल इशू अराउंड विद द कम्युनिटीज स्ट्रगल। जो कम्युनिटीज आपको बताया था सामुदायिक स्ट्रगल जो है ये परेशानी ये अभी तक बनी हुई है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कौन है? यूएसए। सबसे पहले यही है, जो अमेरिका है आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स मैंने आपको समझाया था कौन है? जो अफ्रीका से आए हुए लोग कहाँ बस गए? अमेरिका में। ठीक है, अफ्रीका के लोग जो आके अमेरिका में बस गए वो क्या कहलाए? अफ्रीकन अमेरिकन। एंसेस्टर उनके पूर्वज। अब जैसे हैं जो शुरू से आके अपना जहाँ पर बस गए उनके पूर्वज, फिर उनके बेटे से बेटे, मतलब उसी वहीं पे वो जी रहे हैं। और सबसे पहले ये क्या था? ये स्लेव की जिंदगी जीते थे। स्लेव गुलामी। ठीक है, गुलाम का काम जैसे दूसरों के खेत में जाके काम करना, अपना इनके जो अमेरिकन लोग थे इनके घर में काम करना, इस तरह की गुलामी का जिंदगी ये जीते थे शुरू में। ठीक है, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है। तो अब वहां पे क्या है, पूर्वज आके ये काम करते थे, लेकिन अब तो काफी पढ़े लिखे और अच्छा सभ्य समाज हो गया, तो वो ये काम क्यों करें? ठीक है, इसके पीछे अब उनको के पढ़े लिखे लोग हो गए, अच्छे लोग हो गए, तो अब इनको ये काम गवारा नहीं था। स्लेव का काम, इनको गुलामी का काम गवारा नहीं था। Slaves who were brought over from America continue to describe their lives today as largely unequal। और अभी तक ये बेचारे वहाँ पे अनइक्वल की जो है झेल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ यही कहा जाता है, अरे तुम क्या इस लायक हो, तुम्हारे तो पूर्वज यहाँ पे गुलामी का काम करते थे, तो हम तुमको अपने साथ का दर्जा कैसे दे सकते हैं। माने इनकी भावना देखिए ये है कि जो पीछे पूर्वज करते थे और जब आज उसके बच्चे, उनके लोग अच्छे पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, तो वो उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आपके पूर्वज जो पीछे स्लेव का काम, गुलामी का काम करते थे, तो उनको हम अपने बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते। इस तरह से ये बेचारे अफ्रीकन अमेरिकन जो है इस अनइक्वलिटी की भावना को अभी तक झेल रहे हैं। This despite
the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal right for अफ्रीकन अमेरिकन। अब ये इसी फैक्ट को लेके, इसी बात को लेकर 1950 में एक इक्वल राइट्स के लिए अफ्रीकन अमेरिकन ने एक आंदोलन चलाया कि इनको जो है पीछे से, पूर्वज से ना जोड़ा जाए, बल्कि अब इनको देखा जाए, अपने सही अधिकार के लिए इन्होंने आंदोलन किया। Period days, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through the law. अब क्या है कि लॉ के अधीन भी इनको क्या किया गया है, अनइक्वलिटी की भावना को ये जो है झेलते रहे हैं। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस। अब देखिए क्यों झेल रहे हैं, इसकी भी इन्होंने उदाहरण बताया। जैसे कि कोई बस में सफर कर रहा है, ठीक है, कौन सफर कर रहा है, अफ्रीकन अमेरिकन कोई बस में सफर कर रहा है, तो दे आइदर हैड टू सीट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर द व्हाइट पर्सन विश टू ऑफ। अब क्या है, कोई अगर अफ्रीकन अमेरिकन या जो अफ्रीका के लोग बस की सीट पे जाकर पीछे बैठते हैं, तो अगर कोई अमेरिका के जो फेथ हैं वो बस में आते हैं तो वो उनको कहते हैं सीट से खड़े हो जाए और उनको सीट बैठने के लिए दे। तो अब ये देखिए, ये इक्वलिटी की भावना कहाँ से हुई, अनइक्वलिटी है ना, कि तुम भी जैसे पढ़े लिखे हो वैसे वो जो बैठा हुआ है इंसान अफ्रीका का वो भी पढ़ा लिखा, लेकिन ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको कि आपको मैंने पहले भी समझा चुके हैं, नेल्सन मंडेला ने इसके लिए कदम उठाया था, है ना, इन्होंने ही इसके लिए कदम उठाया था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये अपार्थाइड की जो भावना है इसको खत्म किया जाए, और वो सक्सेस भी हुए थे। वो तभी वो कहाँ के वो बने थे, अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो इस तरह से उनको खड़ा कर दिया जाता था। ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अनइक्वलिटी की भावना है। अब इसको और अधिक क्लियर करने के लिए हम आपको इसकी भी एक कहानी यहाँ पर दी हुई है जिसको समझा रहे हैं। कौन है, रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। एक लेडीज है जिसका नाम है रोजा पार्क्स, और वो कौन है, अफ्रीकन अमेरिकन, जो वही जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में आके बसे वो हैं। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to white man on 1 December 1955। देखिए, रोजा पार्क एक अफ्रीकन महिला थी, अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। वो अपने काम से दिन भर उसने काम किया, कोई जॉब करती थी जहाँ पे दिन भर उसने जॉब किया, और जॉब करने के बाद जब वो घर वापस जा रही थी तो बस के सीट पर बैठी हुई थी, और उसी समय एक व्हाइट मैन आके, मतलब अमेरिका के आदमी पर्सन आके उसको उस सीट से उठने के लिए कहता है। और ये वारदात कब की है, 1 दिसंबर 1955 की, को उसको कहते हैं कि सीट से उठ जाए। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated। अब देखिए, 1 दिसंबर में जब ये बात हुई, और देखिए अब उनको लगा कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ने कैसे मना कर दिया सीट देने से। अब उनको इसमें उनके डिग्निटी को वो लगा कि ये तो हमारी गरिमा को ये वो कर रहे हैं कि हमको सीट नहीं दिया और हमको मना कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा आंदोलन की भावना छिड़ गई और लोग विद्रोह पर उतारू हो गए, और इस तरह से दोनों तरफ से ये जो है आंदोलन जारी हो गया। Days which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement। अब देखिए, अब ये सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है, नागरिकों के अधिकार। सिविल राइट्स मूवमेंट नागरिकों के अधिकार। तो इसी वारदात में जब इनको अनइक्वली इनको ट्रीट किया जाता था, इनको इक्वल नहीं माना जाता था, हर काम के लिए इनको टोका जाता था। समझिए, अब वो लेडीज दिन भर काम करके अपने सीट पर बैठी है तो उसको कह रहे कि आप उठ जाओ। क्यों उठ जाए भाई, वो बैठी हुई है तो तुम और जगह बैठो, उसको क्यों। तो ये इनको लगा कि हमको इन्होंने कैसे मना कर दिया।
और इस बात से फिर विद्रोह की भावना हुई और दोनों तरफ से फिर ये एक वार का रूप ले लिया और जिसको नाम दिया गया है सिविल वार मूवमेंट। ठीक है, नागरिकों के अधिकार। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 prohibit discrimination on the basis of race, religion और national origin। अब देखिए, इसके लिए फिर एक एक्ट तैयार किया गया। ठीक है, कोई भी काम जब लागू होता है तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है, नहीं तो ये क्या हो जाता है और ज्यादा मतलब फैलता जाता है और दोनों तरफ से लोगों के धन और जन दोनों से नुकसान होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर एक एक्ट लगाया। कब लगाया? 1964 में। ये आपको ध्यान रखना है कि सिविल राइट्स मूवमेंट जो है इसका एक्ट कब पास हुआ था। तो कब पास हुआ था बेटा? 1964 में। ठीक है, ये किस बेसिस पर बना था? बेसिस ऑफ रेस। रेस माने वाला रेस नहीं है कि आप दौड़ रहे हो कहीं, ये रेस है नस्ल, नस्ल वाल के रंग भेद जो है नस्ल के रूप में, रिलीजन आपके धर्म से और नेशनल ओरिजिन। नेशनल ओरिजिन आपका कि राष्ट्र के स्वरूप में कि ये मेरा राष्ट्र है तुम्हारा राष्ट्र है, राष्ट्र का भेदभाव, इन सब के रूप में एक एक्ट तैयार किया गया 1964 में। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। अब इसमें एक्ट में देखिए सबसे पहला इन्होंने ये कहा कि स्कूल खोला जाए और उस स्कूल में अफ्रीकन और अमेरिकन के बच्चे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहा गया है अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। कह रहे हैं जब तक उनके लिए अलग स्कूल नहीं किया जाता है तब तक वो सब इसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। जबकि बराबर से क्या है कि जो पुअर हैं, गरीब हैं, वो बेचारे बराबर ऐसा झेलते आए क्योंकि इनके जो स्कूल के जो फीस भी होती थी काफी महंगी होती थी, तो ये बराबर से झेलते आ रहे थे। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि government schools that have favored facilities and poorly qualified teachers, माने ज्यादा वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल होता था उसमें क्या होता था कि टीचर्स भी जो होते थे वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं रखे जाते थे, क्योंकि आपके क्वालिफाइड टीचर्स ये कहाँ रखते थे? अपने प्राइवेट स्कूल में। तो इनके लिए सेपरेट स्कूल किया गया। प्राइवेट स्कूल जो है ये अंग्रेजों के लिए, वाइट के लिए किया गया, ब्लैक के लिए गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें कि अच्छे से पढ़े लिखे टीचर्स भी नहीं होते थे। Teachers as compared to white students who either go to private school or live in the areas where the government schools are as highly rated as the private school। और जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल होते थे जो हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल जो काफी हाई फाई होते थे, माने इनके रेट काफी ऊंचे होते थे। प्राइवेट स्कूल के आपको ऐसे भी पता है कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि काफी जो है फीस बहुत ज्यादा होती है, कहते हैं गवर्नमेंट में थोड़ा कम होता है। तो उस समय क्या इन्होंने किया कि जो ये अफ्रीकन अमेरिकन है ये गवर्नमेंट स्कूल में जाएं और जो अमेरिकन के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में। अब इसमें आपको क्या लगा? अनइक्वलिटी है कि नहीं बेटा? इक्वलिटी तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है। उनको कहा गया कि आप उसमें जाओ गवर्नमेंट में और उससे कहा कि आप प्राइवेट स्कूल में। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? अनइक्वलिटी की भावना, इसमें इक्वलिटी नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी कंट्री। अब लास्ट आपका एक पॉइंट है, टॉपिक है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा लेसन खत्म होता है।
डेमोक्रेसी, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इससे हमारा आज लेसन यहाँ पे समाप्त होगा। देखिए, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज द बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, माने कोई भी कंट्री अभी तक पूरे रूप से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो संविधान के रूल है कोई उसको क्या करता है, उसको फॉलो नहीं करता है। तो ये एक हमारा चैलेंज है डेमोक्रेसी कंट्री के लिए कि हम डेमोक्रेटिक के जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जो डेमोक्रेटिक के हमारे संविधान में कई रूल्स बने हैं, इक्वालिटी के बने हैं और लिंग्विस्टिक के बने हैं, कई रूल ऐसे बने हैं, वो अभी तक कई जो है इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपना काम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसा अभी बहुत से नहीं है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स trying to explain the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on the existing as well as new issue। हमेशा क्या होता है कि कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, जो कम्युनिटीज हमने बताया सामुदायिक, जो सामुदायिक ग्रुप होता है एक, ये और जो इंडिविजुअल्स जो अलग से लोग होते हैं, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके जो साथ जो भेदभाव किया जाता है इसकी भावना को कम किया जाए और एक समान सबको देखा जाए, एक सा अधिकार सबको दिया जाए। और यही एक बहुत बड़ा नया इशू बन जाता है कि क्या उनको समान अधिकार दिया जा रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग उसको देखा जा रहा है। ये एक है। दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। जो है मेन जो है सेंट्रल में, ये केंद्र से भी ये देखा जाता है कि किस तरह से जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें क्या सारे लोग इक्वल हैं, क्या सबको एक समान अधिकार दिया जा रहा है। तो ये बहुत सी जगह अभी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो कुछ फिर भी बहुत सुधर रहे हैं। आप देखिएगा लोअर कास्ट को भी अच्छी ऊंची पदवी दी जा रही है, अच्छे लोग हो रहे हैं, आपके कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, ये सब भी आपके लोअर कास्ट के हैं। तो ये सब देखिए अब इनको सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन अभी कई कंट्री और भी ऐसे हैं जहाँ पे ये अधिकार अभी तक उनको नहीं दिया। जैसे हम आपको अभी इसके आगे हमने इसमें पढ़ाया था कि अफ्रीकन अमेरिकन जबकि पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग थे, लेकिन उनको वो सम्मान उनको नहीं दिया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। उनकी डिग्निटी टू बी मेंटेन, उनके गरिमा को किस तरह से मेंटेन किया जाए। In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily life in the democratic India. As you read this chapter, think about whether the quality of all persons and their being able to maintain their dignity in upload. तो इस तरह से हम देखते हैं अपने इंडिया को, हम अपने इंडिया को देखकर चलते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इंडिया हमारा है। तो यहाँ पर भी जो संविधान बना है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं। तो सबसे बड़ा प्रश्न आप क्या देखते हो इस चैप्टर में? इक्वलिटी और अनइक्वलिटी, ठीक है। तो आपने सबसे बड़ा क्या देखा यहाँ पे? इक्वलिटी और अनइक्वलिटी। और इसी चीज को मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो पूरा लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छे से आप पढ़ना। चलिए, ओके।